गरीब सब्जी वाली की अमीर बहन बनी सौतन। हे भगवान, सिंचाई कर करके तो अब मेरी कमर दुखी जा रही है, लेकिन चलो अच्छा है जो मेरे खेत की सब्जियां अच्छी हो रही हैं। राम जी आ गए? ये अभी भी डंडे से खाली हाथ ही हिलाते हुए घर के अंदर आ रहे हैं। राम जी क्या हुआ? मैंने तो आपसे कहीं काम को बोला था, क्या कहीं पर भी काम नहीं मिल पाया? तुम्हें जब देखो बस काम की ही लगी रहती है। जाओ, मुझे नहीं देना है तुम्हारी बात का कोई भी जवाब। ये क्या बात हुई? क्यों नहीं देना है आपको मेरी बातों का जवाब? राम जी! पूजा खेत में से चिल्लाती रही, लेकिन राम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अंत में पूजा ही घर के अंदर आई और राम से बोलने लगी। राम जी, मैं बाहर से चिल्लाई जा रही थी, लेकिन आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे बताइए कि आप काम पर कब से जा रहे हो? आपने बोला था कि आप काम ढूंढोगे, मुझे बताओ कि आपने कहीं काम की बात की या नहीं? पूजा, तुम हमेशा मेरा पीछा क्यों घेरती रहती हो? हाँ, नहीं की मैंने काम की बात कहीं भी। आप समझते क्यों नहीं हो राम जी? क्यों आपकी देह से ये निकम्मापन नहीं निकलता है? हम सिर्फ 2 पति पत्नी नहीं गुजारा चलाने को, हमारे साथ साथ माँ जी, बाबू जी, दीदी और बच्चों का भी साथ है। मैं अकेले ही खेती करके सब्जियां बेच के सभी का खर्चा चलाती हूँ, लेकिन मैं अकेले ही ये सब नहीं कर सकती हूँ। तो मत करो, कौन कहता है करो? जो हमारे नसीब का होगा हम तक खुद ही चलकर आ जाएगा। राम ऐसे बोलकर अपने कमरे में जाकर लेट गया। पूजा राम को देखती रह गई। पूजा एक गरीब औरत थी जो अपने ससुराल के परिवार के साथ रहती थी। उसके घर में उसकी एक ननद थी जिसकी शादी में कुछ दिक्कतों की वजह से वो अपने मायके में ही आ बसी थी। ननद की एक बेटी थी, सास थी, ससुर, पति और एक बेटी पूजा भी थी। इतने लोगों का पेट अकेली पूजा सब्जी उगा उगा कर और बेच बेच कर भर रही थी। अगले दिन, चलो भगवान का शुक्र है आज भी वक्त से ही आंख खुल गई। अब जल्दी से जाकर खेत से सब्जियां काट लेती हूँ। पूजा बेहद ही मेहनती औरत थी। आंख खुलते ही उसने पहला काम खेत से सब्जियां लाने का किया। वो खेत में गई और ठेले पर बेचने को अपने खेत की सब्जियां लेने लगी। हे भगवान, सब्जियां भी अब तो खेत में से खत्म होती जा रही हैं। एक तो इतनी छोटी सी जमीन है, एक बार फसल अगर कट जाए तो आसानी से आती ही नहीं। चलो आज तो थोड़े आलू और थोड़े से टमाटर बेचने को निकल जाती हूँ। पूजा ने ऐसे बोलकर अपने खेत से सब्जियां तोड़ी। जहां एक तरफ घर की बहू होकर पूजा इतनी मेहनत करती थी, वहीं दूसरी तरफ उसका पति। राम और घर के सभी सदस्य घोड़े बेचकर सो रहे थे। ऐसे में अकेले ही पूजा ने फसल काट ली और लगभग 6:30 बजे के करीब वो उसे बेचने को निकल गई। पूजा रेडी पर सब्जी बेचती थी। आलू ले लो, टमाटर, मिर्ची, बैंगन ले लो, हरी धनिया भी है। पूजा ऐसे ही सब्जी बेचने लगी। उसकी आवाज सुनकर मोहल्ले की औरतें उसके पास आने लगी। अरे पूजा बहन, आज क्या क्या सब्जी लेकर आई हो? बहना, आलू और बैंगन है, ले जाओ। बैंगन का भरता बना लेना या आलू बैंगन की सब्जी बना लेना, सब कुछ बड़ा ही अच्छा बनेगा। मेरे खेत के ताजे ताजे आलू बैंगन हैं। लाओ बहन, मुझे तो तुम बैंगन का भरता बनाने को 1 किलो बैंगन दे दो और हाँ, हरी मिर्च डालना मत भूलना। मुझे आलू बैंगन और दोनों दे देना। सभी औरतों ने ऐसे ही पूजा से सब्जी खरीदी। पूजा घर घर गली मोहल्लों में घूमी और सुबह 6 बजे की निकली हुई पूजा 10 बजे जाकर अपने घर में घुसी। मैं घर आ गई। माँ, मुझे भूख लग रही है, जल्दी से नाश्ता बना कर दो ना। राम जी, आप आज भी अब 10 बजे सोकर उठ रहे हो? हाँ, क्यों? राम जी, मैं सब्जी भी बेच आई हूँ और आप अब सोकर उठ रहे हो। आप समझते क्यों नहीं हो कि हमारे घर में आपको काम करने की बहुत जरूरत है? आप शहर चले जाओ, शहर में कितने काम हैं। पूजा, तुम्हारी दिक्कत क्या है? मैं क्या चैन से सांस लेता हुआ तुम्हें बुरा लगता हूँ? राम, बहू ने क्या गलत बोल दिया जो तू उस पर ऐसे चढ़ता हुआ आ रहा है? बोल, ठीक ही तो कह रही है बहू। तू शहर जाकर कोई काम करने लग। हाँ राम, वैसे भी अब तू कोई छोटा सा बच्चा नहीं रहा जो तू नल्ला घूमे। अब तेरा परिवार है, तेरे ऊपर इन सभी की जिम्मेदारी है। तू मेरी बात को समझ तो रहा है ना? पूजा भाभी सही बोल रही है, तू शहर जाकर कोई काम कर ले, शहर में बहुत काम है। सभी को अपने ऊपर चढ़ता हुआ सुन राम मजबूर हो गया और वो बोला, अरे अब बस भी कीजिए आप लोग। ठीक है, मैं समझ गया। इस घर में अगर सभी को किसी से सबसे ज्यादा दिक्कत है तो वो मैं हूँ। ठीक है, मैं शहर चला जाऊंगा, आज ही चला जाऊंगा। इसके बाद तो आप सबको मुझसे कोई दिक्कत नहीं रहेगी ना। राम ने जैसा बोला था वैसा ही किया। वो उसी दिन अपने गांव से शहर आने को निकल गया। चलो अच्छा है, कम से कम राम जी काम पर तो गए। सच में भाभी, ये राम बड़ा निकम्मा है। अच्छा ही है जो चला गया, अब कम से कम उसमें थोड़ी जिम्मेदारी तो आ जाएगी। पूजा और प्रिया दोनों ऐसे ही खुश होने लगी, लेकिन पूजा ये नहीं जानती थी कि उसने अपने ही हाथों किस बला को दावत दी थी। शहर जाने के बाद राम काम ढूंढने लगा कि तभी उसे एक छोटी सी कंपनी के बारे में पता चला जिसको उसकी साली चलाती थी। ये कंपनी तो राशा की है। अरे वाह, चलो यही काम मांग लेता हूँ। अगर मौके पे चौका लग गया तो नौकरी भी मेरी और साली भी मेरी। राम के मन में चोर था। इसी इरादे से वो अपनी साली की कंपनी में नौकरी मांगने गया, जहां आसानी से उसे जॉब मिल गई। कुछ दिन काम करने के बाद राम ने राशा को फंसाना शुरू कर दिया।
अरे साली साहिबा, बुरा ना माने तो क्या आज हम दोनों साथ में मूवी देखने चलें? ओह माफ करना, साली नहीं बॉस। आप मुझे साली भी कह सकते हो जीजू। अच्छा वैसे क्या बोल रहे थे? मूवी? चलिए देखते हैं कोई अच्छी सी ही मूवी। राम ऐसे ही धीरे धीरे कभी मूवी तो कभी डिनर के बहाने राशा को फंसाने की कोशिश कर रहा था। और ऐसे ही चलते चलते वो वक्त भी आ गया जब राम ने राशा को पूरी तरह से अपनी बातों में ले लिया और उससे शादी कर ली। और इस सब के बारे में पूजा को खबर तक नहीं थी। अब राम को शादी किए हुए 1 महीना हो चुका था। पूजा आज सब्जी बेचने को आई हुई थी कि तभी, अरे ये लड़की तो मुझे देखने से राशा लग रही है, लेकिन राशा इतनी सजी धजी क्यों है? ये क्या, राशा के साथ में राम जी हैं? पूजा को दूर राशा और राम दिखाई दिए जो धीरे धीरे उसके पास भी आ गए। पूजा ये देखकर चौंक गई कि उसकी बहन की मांग में उसके पति के नाम का सिंदूर था और अब वो दोनों बहनों से सौतन बन चुकी थी। राम जी, ये सब क्या? कह दीजिए राम जी की ये सब झूठ है। राशा तू मेरी सौतन नहीं हो सकती है ना? हम दोनों तो बहनें हैं। बहनें हैं नहीं, बहनें थी। अब मैं राम जी की पत्नी हूँ, वो पत्नी जो राम जी को बहुत प्यार करती है। राशा ऐसे बोलकर पूजा की साइड से निकल गई। राशा से शादी करके राम को उसका सब कुछ मिल गया था। राम पर अब पैसा था जिसके लिए उसने राशा से शादी की थी। कुछ देर बाद राशा और पूजा दोनों घर पहुंच गई, जहां पर इस बात को लेकर काफी बतंगड़ बना। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी राम, नकारा औलाद। तुझे शहर इसलिए नहीं भेजा था कि तू वहां जाकर ये काम करे, तुझे कमाने के लिए भेजा गया था, लेकिन तूने मेरी नाक कटा दी। अब कान खोलकर सुन ले, मेरी बहू सिर्फ और सिर्फ मेरी पूजा है। इस राशा वाशा को मैं अपनी बहू नहीं मानती। ये इस घर में तो रहेगी, लेकिन इसे मेरी बहू बनाने की उम्मीद मत रखना। राम चिकना खड़ा था, किसी के कुछ भी बोलने पर उस पर असर नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ राशा भी अपनी बहन के बारे में सोचे बिना उसी छत के नीचे पूजा के साथ रहने लगी। राशा डियर, चलो हम दोनों साथ में कैंडल लाइट डिनर पर चलते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। राम पूजा के सामने राशा को कभी डिनर पर लेकर जाता तो कभी उसे मूवी दिखाने, जो सब पूजा को बहुत ज्यादा फील होता था। ऐसे ही सिलसिला जारी था, लेकिन अब राम के निकम्मेपन से तंग आकर राशा भी उससे शिकायत करने लगी थी। राम, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि कंपनी में जाकर काम देख लिया कीजिए, हमारी रैंक दिन पर दिन गिरने पर ही है। अब तो आप जानते ही हो कि मैं आपकी पत्नी बन चुकी हूँ, तो अब ये सब काम मैं नहीं करूंगी, आपको ही ये सारे काम देखने होंगे। अरे हाँ राशा। क्या राशा? देखो राम, मैं करियर को लेकर बहुत सीरियस हूँ, तुम इतने निकम्मे। क्या है, क्यों दोनों बहनें मुझे हर वक्त निकम्मा निकम्मा बोलती रहती हो? हाँ हूँ मैं ऐसा ही, और यही मेरा नेचर है, अंडरस्टूड? अगर ऐसा है तो फिर उस निकम्मे इंसान के साथ मैं नहीं रह सकती हूँ। मैं कोई भी डिसीजन लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगाती हूँ। ठीक है राम, मैं तुम्हें छोड़ती हूँ। राशा की बात सुनकर राम को बड़ा झटका लगा। राशा ने 1 ही मिनट में राम को उसकी कामचोरी की वजह से छोड़ दिया और वो अपने शहर ही आ गई। अब इस घटना के बाद राम को एहसास हुआ कि कौन उसकी हमदर्द पत्नी है जो उसकी इतनी कामचोरी और बड़ी बड़ी गलतियों को नजरअंदाज कर देती है। इस सब के बाद राम ने पूजा से माफी मांगी और फिर कभी काम चोरी ना करने की कसम खाई और पूजा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। नीलू विनय के साथ कार से उतरकर जैसे ही अपने ससुराल की सीढ़ियों पर पहला कदम रखती है तो उसे कुछ ठंडी हवाओं का एहसास होने लगता है जो दरवाजे पर लगे एसी से आ रही थी। आहा, ये ठंडी हवा। विनय जी, ये कहाँ से आ रही है? हवा तो चल नहीं रही है। अरे हमारे घर के बाहर भी एसी लगा हुआ है ना, उसी की हवा है। विनय जी, ये एसी क्या होता है? इससे हवा कैसे आ रही है? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा नीलू, पहले अंदर चलते हैं, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। दोनों घर के चौखट तक पहुंचते हैं जहां सास दोनों की आरती कर बहू का गृह प्रवेश करवाकर उसे अंदर लाती है कि अलग अलग तरफ से नीलू को एसी की ठंडी ठंडी हवा आती है और उसके चेहरे को छू जाती है, जिससे उसे बहुत अच्छा लगता है। वाह, ये कितनी ठंडी और अच्छी हवा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं कश्मीर में आ गई हूँ या पहाड़ों के बीच में। घर में तो कोई हवा नहीं चल रही है। माँ जी, विनय जी, ये ठंडी हवा का एहसास कहाँ से हो रहा है? तुम कितनी गंवार हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हारे सर के ऊपर एक एसी लगा हुआ है, बड़ा वाला, और यहाँ चारों तरफ एसी ही एसी हैं। इन शॉर्ट तुम्हारा ससुराल एसी से भरा है। उप्स। तुम्हें तो एसी का मतलब भी नहीं पता होगा। वैसे इसे एयर कंडीशनर बोलते हैं। ठंडी ठंडी हवा आती है, ये एक भी पसीना नहीं आने देता है हमें। बस कर शोभा बहू, नई बहू के आने पर ऐसा थोड़ी करते हैं। नीलू, तो इसकी बात का बुरा मत मानना। जी माँ जी। आइए भाभी, मैं आपको आपके कमरे तक ले जाऊं। पुष्पा तू रहने दे, कुछ ठंडा पानी के लिए लिया।
मेरे और अपने भाभी के लिए। ओके भैया। दोनों पति पत्नी कमरे की तरफ सीढ़ियों पर जाते हैं तो वहां पर भी नीलू को एसी की हवा लगती है। फिर वो अपने कमरे के बाहर भी एसी देखती है और कमरे के अंदर जाती है, तब भी एसी ही होता है, जिससे उसे ठंड लगने लगती है और दांत किटकिटाने लगते हैं। विनय जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या हवा को ठंडा नहीं कर सकते? नीलू, इसे ठंडा नहीं, टेम्परेचर कम करना बोलते हैं। जी वही, मुझे कपड़े बदलने हैं, बाथरूम कहाँ है? विनय बाथरूम उसे दिखा देता है। जहां वो अपने कपड़े भी बदलने जाती है तो एसी की वजह से कांप जाती है और कपड़े के बदलते ही बेहोश हो जाती है। आवाज सुनकर विनय उसे उठाकर बिस्तर पर लेटा देता है। नीलू, हेलो, अरे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अरे तुम्हें तो बहुत ठंड लग रही है, मैं एसी का टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ। जी मुझे बहुत ठंड। विनय उसकी हालत देख अपने रूम का एसी टेम्परेचर बढ़ा देता है और ब्लैंकेट उड़ा देता है, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है। 4 घंटे बाद नीलू को ठीक सा लगता है और उसकी सास कमरे में आती है। बाहू, तुम ठीक तो हो? तुमने आराम कर लिया? जी माँ जी। ठीक है, तो नीचे आ जाओ, सबके साथ खाना खा लो, तुम्हारी पहली रसोई कल की जाएगी, ठीक है? फिर सब एक साथ खाना खाते हैं। नीलू घर के बाकी लोग बहू के सामने देसी विदेशी चाइनीज आइसक्रीम इत्यादि अलग अलग तरह के खाने की चीज रख देते हैं, जिसे देख नीलू हैरान हो जाती है। बाप रे बाप, इतना सारा कौन खाएगा माँ जी? पापा जी, घर में लोग भी नहीं है जितना सारा यहाँ खाना रखा हुआ है। बहू, तुम चिंता क्यों कर रही हो, हम सब तो हैं ही, लेकिन ये सारा खाना तुम्हारे लिए है। हाँ भाभी, देखो ना, समोसे, मोमोज, बर्गर, देसी खाना, पूरी सब्जी, आपको जो भी खाना है खा लीजिए। जी। आज अरे बहू को छींक आ रही है, थोड़ा एसी का टेम्परेचर कम कर दो। हाँ, मैंने कर दिया। बंद क्यों कर दिया तुमने? अगर उसको छींक आ रही है तो यहाँ बाकी लोग भी बैठे हैं जिन्हें बहुत गर्मी लग रही है, इतनी छुई मुई है तो यहाँ क्यों रह रही है? तभी अंकुर से एसी का रिमोट छीनकर शोभा टेम्परेचर कम कर देती है। बहू, ये क्या तरीका है? एसी बंद तो नहीं किया ना, तो इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? माँ जी, ये बहुत गवार है और जिस गरीब जगह से आप इसे उठा कर लाए हैं ना, इसे एसी की ना आदत है और हमारी भी आदत खराब कर देगी और गर्मी में मार देगी। कोई बात नहीं माँ जी, पापा जी, मैं अपने कमरे में खाना खा लेती हूँ, आप सब आराम से बैठकर खाना खा लीजिए। अच्छा। नहीं बहू, तुम यहीं बैठो, जिसे ज्यादा गर्मी लग रही है उसके कमरे में 2-2 एसी रखे हैं, वो अपने कमरे में चला जाएगा। ये सुन गुस्से से मुंह बनाकर शोभा अपने कमरे में चली जाती है और दोनों एसी चलाकर खाना खाती है। आज इस गरीब की वजह से माँ जी पापा जी ने मुझे सुनाया और मेरी सीट से उठाकर मुझे कमरे में भेजा, इसका बदला तो मैं जल्दी ही लूंगी। शोभा खाना खा लेती है। वहीं घर में हर तरफ कोने में, बालकनी में, बाथरूम में, रसोई में, हर जगह एसी देखकर नीलू हैरान थी। अगले दिन नई बहू रसोई में अपनी पहली रसोई का खाना बना रही होती है तो ठंड लगने पर सास से एसी बंद करवा देती है। तभी वहां जेठानी आ जाती है। उफ, कितनी गर्मी हो रही है, किसने रसोई का एसी बंद किया है? तो तुम गंवार यहाँ पर हो। अब तो मुझे कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं समझ जाऊंगी जहाँ इस घर के एयर कंडीशनर बंद होंगे वहाँ तुम ही होगी। इतना ही था तो शादी क्यों की? दीदी, आप मुझसे, खैर कोई बात नहीं, आप एसी चला लीजिए, मैं ऐसे ही खाना बना लूंगी। गुड, खाना बना लो, तो मार्केट जाकर पनीर और दूध ले आना, आज पनीर की सब्जी बनानी है शाम को तुम्हें। जी दीदी। नीलू शोभा की वजह से अपनी तंज को छुपा लेती है। तभी सास घर का सामान शोभा को बताकर नीलू के साथ उसे मार्केट भेज देती है, जहां गर्मी से शोभा का बुरा हाल हो रहा था। ओहो, मुझे कितने पसीने आ रहे हैं, बहुत गर्मी लग रही है। नीलू, तुम जल्दी से सामान ले आओ, मेरे से अब बाहर गर्मी में नहीं रहा जा रहा। ऐसा करो, तुम ये लिस्ट का सामान ले लो इस शॉप से और कार में आ जाना, मैं तुम्हारा वहीं वेट कर रही हूँ, और माँ जी को ये सब मत कहना। जी दीदी। भाई साहब, ये सामान और कर दीजिए जल्दी से। कुछ ही देर में नीलू सामान ले आती है और दोनों बहू कार से निकलकर घर में आ जाती हैं, जहां एसी के सामने शोभा बहुत रिलैक्स करती है। अब जाकर जान में जान आई है मेरे तो। नीलू, तुम खाने की तैयारी करो, मैं आराम कर रही हूँ, और हाँ, थोड़ा सा एसी का टेम्परेचर बढ़ा दो, मुझे गर्मी लग रही है। नीलू एसी का टेम्परेचर 30 पर ले जाती है, जिससे शोभा को और गर्मी लगती है और वो नीलू को सुना देती है। ये सुन घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। अरे शोभा बहू, क्यों छोटी बहू पर चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं पापा जी, तो क्या करूं? इस गरीब गंवार को तो आप यहाँ उठा कर ले आए, लेकिन इसे एसी से भरे ससुराल में रहना कहाँ आता है? बेवकूफ को एसी का टेम्परेचर बढ़ाने को कहा था, इसने तो और गर्मी कर दी। कितना टाइम लगेगा अब ये सब ठंडा होने में? माफ कर दीजिए दीदी मुझे। बाहू,
तुम इतनी गंवार कैसे हो सकती हो? एसी है, कम से कम इन्हें कंट्रोल करना तो सीख जाओ थोड़ा बहुत, या कल को मेहमानों के आके हमारी नाक कटवाओगी। कल से इस घर में मेहमान आ रहे हैं, समझी? जी माँ जी। अरे हद कर दी छोटी बहू तुमने तो। अगले दिन अवंतिका नरेंद्र के कुछ मेहमान आते हैं जो उनके एयर कंडीशनर घर से बहुत ज्यादा खुश थे। कुछ देर बाद बहू के माता पिता भी गांव से आते हैं। हर तरफ ठंडी हवाएं, एसी देख वो भी हैरान थे। अरे मोरी मैया, नीलू तेरा ससुराल तो एसी से भरा है। अरे मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। ऐसा मन कर रहा है ठंडी ठंडी जमीन पर सो जाऊं, कुल्लू मनाली जैसा लागत है। बराबर बोले जी। आप देख रहे हो ना माँ जी, इसके घर वाले भी कितने गवार हैं। मुझे गर्मी लग रही है और ये नॉनसेंस बातें मैं नहीं सुन सकती, इसलिए मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। यह सुन नीलू को बहुत बुरा लगता है, फिर भी वो जेठानी से कुछ नहीं कहती और जेठानी अपने कमरे में 2 एसी चलाकर गाना सुनने लगती है। इतने में ब्लास्ट की आवाज आती है जिससे कमरे में आग लग जाती है। बचाओ बचाओ, मम्मी पापा अंकुर, बचाओ मुझे। बाप रे बाप, ये बड़ी बहू के कमरे से कैसी आवाज आ रही है? अरे कोई बचाओ, फायर ब्रिगेड बुलाओ। अरे मोरी मैया, लागत है ऊपर कौनो धमाका हुआ है। तभी बिना कुछ सोचे समझे नीलू जेठानी के कमरे में घुस जाती है और एक कंबल उड़ाकर उसे कमरे से बाहर लाती है और पानी पिलाती है। दीदी आप ठीक तो है ना? ये आग कैसे लग गई? वो मैंने दोनों एसी को फुल टेम्परेचर पर चला दिया था तो हिट की वजह से फट गए। आपको पता भी है आपकी जान भी जा सकती थी। आग बढ़ रही है, जल्दी सब बाहर चलिए। तभी मौके पर फायर ब्रिगेड आकर आग बुझा देता है। शोभा को अस्पताल ले जाया जाता है जहां उसका हाथ थोड़ा जल गया था और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तब शोभा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो नीलू के सामने हाथ जोड़ती है। नीलू मुझे माफ कर दो, मैंने इन 2-3 दिनों में ही तुम्हें गलत समझा और तुम्हारे साथ गलत भी किया। छोटा गरीब गंवार कहा, उसके बावजूद तुमने आज मेरी जान बचाई। इस एसी की वजह से बहुत कुछ बोला, हो सके तो माफ कर देना। दीदी जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए। पैसे और एसी होने से जीवन आसान हो सकता है, लेकिन दिल के सुकून और रिश्तों की गर्माहट तो परिवार के प्यार से ही उमड़ती है। इसीलिए अब से हम सब साथ हैं। यह सुनते ही शोभा नीलू को गले से लगा लेती है। इसके बाद दोनों बहू एक होकर पूरे परिवार को संभालती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं।